दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास इस समय चल रही है और आज हमारा 280 नंबर का लेक्चर। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 50वां लेक्चर है और 50वें लेक्चर में आज हम चर्चा करने वाले हैं टैगा और टुंड्रा प्रदेश के बारे में। नाम तो सुना होगा। अब कुछ कुछ अच्छा फील हो रहा है सर, जान पहचान की टॉपिक आगे। नहीं तो इसके पहले जो कुछ आपने पढ़ाया कि भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंसिया तुल्य जलवायु प्रदेश, सर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा था। ठीक है, ये तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि समझने का प्रयास हम सभी ने मिलजुल कर किया। कुछ मैंने समझाया, कुछ आपने समझा। देखिए दोनों के एफर्ट से काम होगा। ठीक है, मेरे अकेले के एफर्ट से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टैगा और टुंड्रा प्रदेश से संबंधित काफ़ी सारे सवाल जवाब करेंगे। बहुत सारे सवाल आपको नए भी मिलेंगे, कुछ नई नई चीज़ें पढ़ने जानने को मिलेंगी। हाँ, ये तो आसान हो गया अगर मैं इसी को अपने भाषा में, किताबी भाषा में लिखता कि ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपी व शीत मरुस्थल। अरे बाप रे, ऐसे बच्चा सर पे हाथ रख लेता। शीत मरुस्थल माने पता क्या होता है? ठंडा मरुस्थल। ठंडा मतलब टुंड्रा, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, और यहाँ जो ठंडा शीतोष्ण बोल रहा है इसका मतलब होता है टैगा। ठीक है, तो ये घर का और बाहर वाला दो नाम है। एक व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं उसी तरह से इसके भी दो नाम हैं। लेकिन आप हैरान परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें नई नज़र आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, एक बार कॉल करके संपर्क करिए। कि जो इंसान यार फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो अपने पेड कोर्स में तो समझना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि अच्छा ही पढ़ाएंगे नितिन सर। ठीक है, ये मानना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका में टैगा क्षेत्र जलवायु किस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो अगर हम माने कि टैगा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो खास करके जो टैगा प्रदेश हैं ये आपको मिलेगा अलास्का में। कहाँ मिलेगा? अलास्का। आपको पता है अलास्का पहले अमेरिका का हिस्सा नहीं था। अलास्का पहले उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ रूस कहा जाता था। अब हालांकि जब 1990 में यह यूएसएसआर टूट गया तो छोटे छोटे कई सारे हिस्सों में बट गया। अब वो रूस के नाम से जाना जाता है। बड़ा जो देश है, ठीक है, वो है रूस। है रूस की राजधानी मास्को ही पता होगा। वो उसी के अंतर्गत दोस्तों आता था। बेरिंग जल संधि इसी के बगल में है। तो अलास्का का जो क्षेत्र है ये रसिया के अंतर्गत आता था। रसिया ने बाद में इसे बेच दिया, याद रखेंगे। तो अलास्का से लेकर के कनाडा तक का जो क्षेत्र, अलास्का से लेकर के कनाडा तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? उसे हम कहते हैं टैगा क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, अमेरिका नहीं। जब आप कभी उत्तरी अमेरिका का मैप देखेंगे तो सबसे नीचे पढ़ेंगे तो मैक्सिको वगैरह पड़ता है। ठीक है, एक तरफ पढ़ेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी है। थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको दिखेगा। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो कनाडा दिखेगा। और जब आप पश्चिम साइड जाएंगे, ठीक है, पश्चिम साइड, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? वहां अलास्का दिखेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वो क्षेत्र यहां पर है अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो। ये तो हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल करा यूरेशिया की अगर बात करें। यूरेशिया मतलब क्या है? मैंने पहले ही आपको समझाया है। कहीं भी यूरेशिया शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? हम यूरोप और एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे यूरेशिया में टैगा क्षेत्र की जलवायु किस प्रदेश के अंतर्गत आती है? भाई जिस तरह से अमेरिका में या अलास्का से लेकर कनाडा तक के क्षेत्र में पाई जाती उसी तरह से यूरेशिया में कहां पाई जाती है? तो यूरेशिया में दोस्तों यह पाया जाता है नॉर्वे से लेकर। नॉर्वे की राजधानी कहां है? ओस्लो। आपको पता है नॉर्वे ही वो देश है दोस्तों जहां रात में सूरज चमकता है। कहा जाता है रात में 5-5 सूरज दिखाई देते हैं। एक्चुअली में तो हमारे सौरमंडल में एक ही सूरज है, लेकिन होता क्या है कि नॉर्वे की अवस्थिति जो है वो उत्तरी ध्रुव के नजदीक है और उस वजह से दोस्तों तारों के नजदीक होने का आभास होता है। तो वहां पर दोस्तों तारे थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि नॉर्वे में रात में भी सूरज चमकते हैं। हालांकि इसका कोई ऐसा बात नहीं कि नहीं अलग से सूरज आ जाते हैं। तो नॉर्वे से लेकर के कमचटका प्रायद्वीप का नाम आपने सुना होगा, हो सकता न भी सुना हो, लेकिन सुन लीजिए आज। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप उसे मान लीजिए जैसे भारत की बात करें दोस्तों तो भारत 3 तरफ से दोस्तों जल से घिरा है। तो इसी वजह से दोस्तों क्या कहा जाता है? ये प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूखंड, ऐसा स्थलखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे द्वीप कहते हैं। जो बहुत बड़ा स्थलखंड है वो चारों तरफ पानी से घिरा उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, इस तरह से नाम पड़ा इसका। ठीक है, तो ये
नॉर्वे से लेकर कमचटका प्रायद्वीप तक दोस्तों ये जो हिस्सा है ये किसका है, ये टैगा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यूरेशिया के अंतर्गत दोस्तों इसे हम लोग जानते हैं। कह रहा है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विश्व के सर्वाधिक स्थल क्षेत्र को दोस्तों घेरे हुए है, तो सबसे ज्यादा स्थल क्षेत्र में दोस्तों क्या फैला हुआ, तो याद रखिएगा ये जो टैगा है दोस्तों, टैगा वन जो आप जानते हैं, टैगा जलवायु कहिए, ये दोस्तों सबसे ज्यादा फैला हुआ है, आप कह सकते हैं टैगा प्रदेश। कैसे दोस्तों इतना ज्यादा फैला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा टैगा प्रदेश को भी हमने इसके पहले क्या कहा था, टैगा को कहा जाता है ठंडा शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, ठंडा शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा एरिया में यही फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब इसके भी उत्तर में चले जाएंगे तो वहां तो शीत मरुस्थल मिल जाता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 50 से 70 के आसपास का दोस्तों ये क्षेत्र है, कितना अगर डिग्री वाइज देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये 50 डिग्री से लेके 70-75 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों वो इसी के अंतर्गत आता है, टैगा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा साइबेरिया, जैसे ही साइबेरिया का नाम लिखा, साइबेरिया कहाँ स्थित है दोस्तों, तो साइबेरिया ये आपके रूस में स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये रूस में स्थित है। करा साइबेरिया में सर्वाधिक विस्तार होने के कारण किस प्रदेश की जलवायु को साइबेरिया प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है, तो दोस्तों देखिए साइबेरिया प्रकार की जलवायु या फिर इसे हम अपने भाषा में कह सकते थे साइबेरिया तुल्य जलवायु, जैसे पीछे आप पढ़ते थे कई सारा ना, तो ये इसे आप इसे क्या कह सकते हैं, साइबेरिया तुल्य जलवायु कह सकते हैं। स्पेशली दोस्तों ये जलवायु इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये किससे संबंधित है, फिलहाल तो ये टैगा प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि पूरे के पूरे इस साइबेरिया वाले क्षेत्र में यहाँ की जो जलवायु है टैगा प्रदेश की जलवायु है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। टैगा प्रदेश में याद रखेंगे जो बरसात वगैरह होता है थोड़ा कम होता है, अगर टुंड्रा में चले जाएंगे तो वहां तो और कम। आपने टैगा में पढ़ा था कि जो बारिश होता है 50 सेंटीमीटर से कम होता है, टुंड्रा में जब चले जाएंगे तो वहां बारिश 30 सेंटीमीटर से भी कम होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ठंडी टुंड्रा वाले में और ज्यादा बनता है, वहां एस्किमो लोग बर्फ के घर बना के रहते हैं, एस्किमो का नाम सुना होगा ना, इग्लू जानते हैं ना, बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताऊंगा ये सब बातें। लिख रहा है टैगा प्रदेश की प्रमुख वनस्पति दोस्तों कौन सी, बहुत अच्छा सवाल दिया कि जो टैगा प्रदेश है, हमने जलवायु तो पढ़ लिया, हमने लोकेशन पढ़ लिया, ठीक है। लोकेशन में हमने क्या पढ़ लिया, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका में कनाडा से लेकर कनाडा से अलास्का तक या अलास्का से कनाडा तक, यही बात है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमने यूरेशिया को देखा तो यूरेशिया में कहां से कहां तक था, ये था नॉर्वे से लेकर कमचटका तक, कहां तक था दोस्तों, कमचटका तक, ठीक है, ये पढ़ा। उसी तरह जब हम रसिया में आ गए दोस्तों, तो रसिया में दोस्तों जो स्पेशली साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ये वहां तक दोस्तों क्या है, ये आपका टैगा क्षेत्र फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि अगर बात किया जाए कि टैगा क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कभी भी ऐसा सवाल आए तो याद रखें दोस्तों, यहाँ कोड़धारी वन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, यहाँ कोड़धारी वन पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे वन पाए जाते हैं, कोड़धारी वन पाए जाते हैं। और ये टैगा मतलब है क्या, फिर बता रहा हूं, ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्र, क्या इसे कहते हैं, ठंडा शीतोष्ण, जो आप पढ़ रहे हैं ठंडा शीतोष्ण, ये क्या है, इसी को हम टैगा कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, टैगा कहते हैं। ये जो शीत मरुस्थल ये क्या है, इसे हम कहते हैं टुंड्रा, क्या कहते हैं, टुंड्रा। तो ये बातें आप याद रखिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए, कह रहा ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रदेश की वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्या, जैसे अभी हमने कह दिया कोड़धारी वन, क्या इसे और भी कुछ कहते हैं, क्योंकि यह टैगा क्षेत्र में पाई जाती है इसलिए दोस्तों इसे टैगा वनस्पति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे टैगा वनस्पति कहते हैं। टैगा वनस्पति कुछ अलग से नहीं है, इसे दोस्तों कोड़धारी वन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कोड़धारी वन या कोड़धारी वृक्षों के नाम से भी जाना जाता है। कोड़धारी मतलब ऐसे त्रिभुजाकार होंगे, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों पे दोस्तों इसी तरह के वृक्ष नजर आते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह टैगा वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक नया सवाल दे दिया। अभी तो दोस्तों आपने एक नाम पढ़ा टैगा वनस्पति, एक नाम क्या पढ़ा, एक नाम पढ़ा टैगा वनस्पति, दूसरा नाम इसी का क्या पढ़ा, इसी को पढ़ा कि इसे कहा जाता है कोड़धारी वन, क्या कहा जाता है, कोड़धारी वन। अब दोस्तों तीसरा आपसे पूछ रहा है, ये कुछ और नहीं है, इसे कहा जाता है बोरियल, क्या कहा जाता है दोस्तों, कभी भी एक शब्द लिखा हुआ मिल जाए बोरियल, तो बोरियल किसे कहा जाता है, टैगा वनस्पतियों को स्पेशली क्या कहा जाता है, जैसे हिंदी में हम कोड़धारी वन कहते हैं, उसी तरह से इसका एक नाम बोरियल याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, बोरियल याद रखेगा। ये भी अच्छा सवाल है, पूछा जाता है परीक्षा में, जो परीक्षा में आता है ना, मैं उसी सवाल को आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं। अगला सवाल दे रहा है कि टैगा प्रदेश की वनस्पति की विशेषता क्या है, ठीक है,
देखिए किसकी विशेषता, टैगा प्रदेश की। टैगा प्रदेश की वनस्पति को टैगा वनस्पति कहते हैं या फिर इसे कोड़धारी वन कहते हैं। कोड़धारी वन मतलब देखिए अगर इस तरह की वनस्पति है ना तो यहाँ देखिए ऐसे ऐसे दोस्तों ये रहती है, इसी को क्या कहते हैं, कोड़धारी वन, ठीक है, ऐसे रहते हैं। तो इसकी खासियत क्या, विशेषता, पहली बात इसकी पहली विशेषता है कि यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ दोस्तों क्या होती हैं, बहुत ही मुलायम होती हैं। जबकि लोगों को लगेगा कि सख्त लकड़ियाँ, लेकिन ऐसी नहीं, लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। और पत्तियाँ जो होती हैं दोस्तों, पत्तियाँ, या आप चित्र को देख के बता सकते हैं कि पत्तियाँ कैसी होती हैं दोस्तों, तो पत्तियाँ क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। दो चीज़ें आप याद रखिएगा, कोड़धारी वनों में पाए जाने वाली जो वनस्पति होती हैं उसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। कैसे मुलायम होती है यार भाई, 50 से 70 डिग्री के क्षेत्र में आप हैं, हवाएं चलती होंगी, ठंडा क्षेत्र है, तो ठंडे क्षेत्र में नमी होता है, नमी होगा तो जाहिर सी बात है लकड़ी मुलायम होगा। जहां नमी नहीं होता वहां लकड़ियां सख्त हो जाती, कठोर, एकदम मतलब मजबूत, ठीक है, वो होती कहां पर, जहां नमी नहीं होता, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, बड़ा बढ़िया सवाल है, सब कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ध्यान देंगे तो सब हल हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश के वन आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, वहां के जो वन है दोस्तों वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने का मतलब क्या है, यानी इतने ज्यादा वन पाए जाते हैं कि उनको काट करके उनकी लकड़ियों को बेचा जाता होगा, तभी दोस्तों आर्थिक लाभ होगा। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने का मतलब क्या है, आर्थिक लाभ कमाना। और आर्थिक लाभ का संबंध किससे, पैसे से है। भाई आप वन को काटेंगे, लकड़ियों को बेचेंगे, तभी तो आर्थिक लाभ होगा, ठीक है। करें इनका पर्याप्त दोहन हुआ है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हम टैगा प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो टैगा प्रदेश की लकड़ियां क्योंकि मुलायम होती हैं, ठीक है, इसलिए दोस्तों उनका दोहन भी खूब किया गया है, खूब काटा गया है, और बड़े क्षेत्र पर दोस्तों विस्तृत भी होते हैं, तो इसको भी याद रखिए। लिख रहा है अगला सवाल कि कहां के टैगा प्रदेश में वन संबंधी उद्योग धंधों जैसे लकड़ी चीरना, कागज तैयार करना, फर्नीचर बनाना। देखिए लकड़ियों से बहुत काम होता है। ये जो हम लोग आजकल पेपर वगैरह देखते हैं, कॉपी किताब यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली में कॉपी किताब किससे बनना दोस्तों, ये भी लकड़ी से बनता है। फर्नीचर वगैरह हो गए, सारी चीजें। और ये कहां पर, भाई टैगा प्रदेश तो आपने पढ़ा अमेरिका में भी है, आपने पढ़ा कि जो है रसिया में भी है, आपने पढ़ा यूरेशिया में भी है। फिर कहां के टैगा क्षेत्र में दोस्तों इतने ज्यादा मात्रा में दोस्तों क्या होता है, काम होता है, भारी उद्योग का विकास हुआ, तो खास करके दो जगह पे। सबसे पहले तो लिखिएगा कनाडा में, और दूसरा लिखेगा दोस्तों यूरोप में। कनाडा और यूरोप में दोस्तों जमकर आप कह सकते हैं कि टैगा प्रदेशों के जो वृक्ष हैं, जो वनस्पतियां, उन्हें उनका दोहन किया गया, उन्हें काटा गया, और खूब ज्यादा पैमाने पे दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है। तो वहां पर आर्थिक दृष्टि से दोस्तों ये जो वन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो। अगला सवाल दे रहा है कि टैगा वन सबसे अधिक कहां पाया जाता है, ठीक है। अभी तो दोस्तों लकड़ी की बात हो रही थी कि भाई उसको लकड़ी से कौन कितना ज्यादा उद्योग बना लिया, लेकिन ये कहां ज्यादा पाए जाते हैं, तो अगर ज्यादा की बात पूछेगा तो आप बताएगा दोस्तों साइबेरिया। साइबेरिया की बात करेंगे भाई, जितने में अकेला कनाडा होगा, यूरोप होगा ना, उतना तो अकेले साइबेरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है भाई, पूरे रसिया में बहुत बड़ा क्षेत्र है साइबेरिया। और याद रखें दोस्तों साइबेरिया, पूरी साइबेरिया में ज्यादातर क्या है दोस्तों, टैगा वन ही विकसित है, यानी पूरे साइबेरिया में सबसे ज्यादा कोड़धारी वन ही पाए जाते हैं, ठीक है। कोड़धारी वन कहिए चाहे वृक्ष पे, यही दोस्तों पाए जाते हैं। और सर्वाधिक विस्तार जो टैगा वनों का है वो साइबेरिया में है। ये भी सवाल परीक्षा में आता है। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश का विस्तार 70 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक है, ठीक है। ध्रुव मतलब सीधा सीधा क्या कर दिया, ध्रुव मतलब सीधा ध्रुव बोल दिया तो 90 डिग्री। तो कहां से कहां तक दोस्तों, करा 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक चला गया। तब तो दोस्तों सीधे सीधे हम टुंड्रा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम टुंड्रा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। टुंड्रा क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर दोस्तों खूब क्या चलता, बर्फीली हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं दोस्तों, यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती हैं। और इतना ज्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं कि दोस्तों धुंध, आसमान में हर जगह धुंध नजर आता है। भाई बर्फीली हवाएं चलेंगी तो आपको आर पार दिखाई देगा, पारदर्शिता बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, ठीक है, आर पार चीजें दिखाई नहीं देंगी, तो ये रहता है। और आप इसे एक चीज और कह सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ शीत मरुस्थल विकसित है। क्या है दोस्तों, यहाँ शीत मरुस्थल। दोस्तों शीत मरुस्थल मतलब क्या, जैसे गर्म मरुस्थल होता है तो गर्म मरुस्थल में रेत पाए जाते हैं, शीत मरुस्थल में रेत नहीं होता, शीत मरुस्थल में खाली बर्फ होती है, पूरा बर्फ की चादर बिछी होती है। इतना ज्यादा मात्रा में दोस्तों बर्फ वहां पर होता है। तो ये पाया जाता है टुंड्रा क्षेत्र में, और इसका जो विकास है 70 से लेकर 90 डिग्री तक दोस्तों, ठीक है, तक के बीच में पाया जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे तो अगर हम बात करें शीत मरुस्थल को, तो शीत मरुस्थल को हम क्या कह देते हैं, टुंड्रा कह देते हैं, ठीक है, इसे हम टुंड्रा प्रदेश कह देते हैं। तो आप यहाँ क्या जवाब दे सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसे हम किसके नाम से जानते हैं,
टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे करके कई सारे नाम है, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग देशों में इससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनरली इन जनरल की बात करेंगे तो जैसे हम आप इसे टुंड्रा के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार कहां से लेकर 70 से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के बीच में, कहां पर 70 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी प्लस दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोस्तों इसका विस्तार पाया जाता है। ये आप याद रखें, कहां तक, 70 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। अच्छा, लेकिन यूरोप में अगर हम बात करें, यूरोप में ये टुंड्रा प्रदेश विकसित हैं। अच्छा, ये तो दोस्तों ये नहीं पूछ रहा कि यूरोप में कहा क्या जाता है, आपसे पूछ रहा है कि टुंड्रा प्रदेश यूरोप में कहां है। जैसे टैगा, पीछे हमने एक सवाल पढ़ा था टैगा प्रदेश, जरा इसको पढ़ लीजिए। टैगा प्रदेश दोस्तों यूरोप में कहां था, तो आपने पढ़ा था नॉर्वे से लेकर नॉर्वे जो देश था वहां से लेकर दोस्तों, और कहां तक था दोस्तों, बताइए, भूल गए नाम, कौन सा प्रायद्वीप, बोलिए बोलिए बोलिए। यही तो बात है भाई, ठीक है, लगाइए क्वेश्चन मार्क। अगर दिमाग में नहीं आ रहा, सोचो इतना जल्दी पढ़कर दोस्तों, अगर इतनी जल्दी चीजें भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। बताया, फिर से दिमाग पे जोर डालेंगे, याद आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सोचिए, थोड़ा जोर डालिए, तब तक मैं बता रहा हूं। करा उसी तरह से जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे टैगा प्रदेश हमने बताया कि अलास्का से कनाडा वगैरह, रसिया में जो है साइबेरिया वगैरह हो गया, ठीक है। उसी तरह से यूरोप की बात करें तो वहां टुंड्रा प्रदेश मतलब ये बर्फीला वाला जो है दोस्तों, ये कहां कहां पाया जाता है दोस्तों, वो भी नॉर्वे में विकसित है। नॉर्वे के कुछ हिस्से पे नॉर्वे ले लीजिए आप, फिनलैंड ले लीजिए, फिनलैंड, जी हाँ फिनलैंड को दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी हेलसिंकी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तरी रूस ले सकते हैं, उत्तरी रूस, ठीक है, उत्तरी रूस, साइबेरिया के भी दोस्तों उत्तर में चले जाएंगे। तो ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों, ये खास करके यहाँ पर टुंड्रा वन दोस्तों विकसित मिलते हैं, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा जलवायु प्रदेश एशिया के उत्तरी भाग में दोस्तों विकसित है, ठीक है। एशिया के उत्तर में चले जाएंगे तो दोस्तों फिर से आपको क्या मिल जाएगा, टुंड्रा मिल जाएगा, ठीक है। टुंड्रा वन है, ये एशिया के उत्तरी भागों में विकसित है। और कहां पर दोस्तों, तो एशिया के उत्तर में जाएंगे तो वही रसिया का साइबेरिया वाला हिस्सा जो है, ठीक है, साइबेरिया वाला हिस्सा है, आप इसे याद रखें, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, आप सभी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जिन्होंने जीएस की जो क्लास स्टार्ट किया है, ये जीएस की क्लास दोस्तों सुबह के 9:06 पे दी जाती है, ठीक है। देखिए, मैं चाहता तो अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने से अच्छा है कि विषय को एक बार पढ़ाया जाए। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये जो आपने इतिहास 150 लेक्चर में पढ़ाया है किस परीक्षा के लिए। भैया, जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं मैं परीक्षा नहीं देखता हूं, मैं हमेशा ये देखता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि परीक्षा चाहे जो हो, हर परीक्षा हल हो जाना चाहिए। आप आज की क्लास पढ़ रहे हैं ना, आप टुंड्रा टैगा में इससे ज्यादा सवाल नहीं बना पाएंगे। सबसे ज्यादा फजीहत हमारे लिए होता है जब हम एक एक टॉपिक से सवाल बनाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, विश्वास मानिए, क्योंकि फिक्स होता है कि 30 सवाल हमें देना ही देना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि 10-12 से ज्यादा सवाल बनते ही नहीं, गूगल पे सर्च करते करते थक जाते, क्वेश्चन पेपर रीड करते करते थक जाते हैं, ये किताब वो किताब, कहीं सवाल मिलता ही नहीं सवाल। अब अलग अलग तरीके से सवाल बनाना पड़ता है, बताइए इसका फला नाम क्या है, ये इसको फला देश में क्या कहते हैं, ठीक है। सवाल जानबूझकर बनाया जाता है कि ये टॉपिक को पूरा निचोड़ करके आपको दे दिया जाए, ये बनाया जाता दोस्तों। तो आप समझिए कितना मेहनत होता। तो यहाँ इतिहास हो, चाहे संविधान हो, चाहे भूगोल हो, ये अपने आप में एकदम बेहतरीन लेवल की क्लास है। आप समझ लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज हमारा 50वां लेक्चर, अभी ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ है, अभी चलेगा, अभी 10-20 लेक्चर और चलेगा। आप समझो 150 लेक्चर में जिस आदमी ने इतिहास पढ़ाए हो, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाए हो, अभी तो 50, अभी इंडियन ज्योग्राफी पूरी बची है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक एक टॉपिक पे चर्चा होगा, पूरी मुद्दे आपको समझ में आएंगे। और ऐसे बीच बीच से पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि हमने कभी ज्योग्राफी समाप्त भी किया कि नहीं किया। हमेशा मन में रहेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, उस चीज से थोड़ा बाहर निकलिए आप लोग, ठीक है। अगला सवाल,
कौन सा जलवायु प्रदेश उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। ठीक है, तो देखिए उत्तरी अमेरिका में ऐसा नहीं कि वहां पर टैगा प्रदेश नहीं विकसित है, वहां भाई टैगा भी विकसित है। अगर टैगा की बात करें तो अभी पीछे मैंने बताया कि कनाडा से लेकर अलास्का तक दोस्तों क्या विकसित है, टैगा विकसित है। लेकिन दोस्तों वहां टुंड्रा भी विकसित है। क्या है दोस्तों, वहां टुंड्रा भी विकसित है। तो टुंड्रा टैगा दोनों दोस्तों ये अमेरिका में मिलेंगे, आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है, पढ़िए ध्यान से। दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश की जनसंख्या अत्यंत ही विरल होती। अच्छा एक बात बताइए, रहने कहाँ जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में। ठीक है, आप समझते हैं 70 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में होता क्या है दोस्तों, शीत ऋतु में यहाँ का तापमान, शीत ऋतु में यहाँ का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना, -0 पे तो बर्फ बनना शुरू हो गया, -55 पे क्या होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, -55 में क्या होगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, भाग जाते हैं यहाँ लोग। और आप कह रहे हैं यहाँ सघन जनसंख्या होगी। भाई जाहिर सी बात यार, विरल मतलब क्या है, जहां जनसंख्या बहुत कम रहती है, बहुत कम। क्यों भाई, संसाधन ही नहीं है, फिर भी रहती है जनसंख्या इतना कम है कि लोग बर्फ का घर बना के रहते हैं। सोचो, बर्फ का घर बना के रहते हैं भाई, उस बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। जो व्यक्ति वहां निवास करते हैं उस जनजाति को एस्किमो कहते हैं। पूछता है सवाल ये सब। ठीक है, तो याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टुंड्रा की। ठीक है, ये जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। कारण क्या है, अब देखिए ना, शीत ऋतु में टेम्परेचर कितना आ गया, -55 डिग्री सेल्सियस। कौन रहेगा आप बताओ, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे कोई रहेगा। और आप अलग से जानते हैं उत्तरी ध्रुव पे दोस्तों 6 महीना दिन 6 महीना रात। तो चलो दिन है तो रह लोगे, रात है तो क्या करोगे, कौन सी फैक्ट्री वहां लगा दोगे। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं। और ऊपर से इतनी बर्फीली हवाएं चलती है कि आदमी मर ही जाए। कह रहा है विश्व का न्यूनतम तापमान किस जलवायु में मिलता है। ठीक है, सबसे कम जो तापमान है वो किस जलवायु में मिलता है दोस्तों, तो टुंड्रा जलवायु में मिलता है। आप सोचो ना कि -55 डिग्री सेल्सियस, अब इससे नीचे क्या मिलेगा, आप कल्पना करो, -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या मिलेगा। भाई कहीं का तापमान भी अगर आपने पढ़ा होगा तो बस इतना ही पढ़ा होगा कि हिमांक से नीचे चला जाता है, इतना ना भाई, 1 2 3 4 5 पढ़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप उत्तरी ध्रुव साइड जाएंगे तो सिंपल सी बात है भाई, उत्तरी ध्रुव तो पूरी तरफ से बर्फ से आच्छादित है ही है, पहले से वहां बर्फ है, वहां दिन रात दोस्तों बर्फीली हवाएं चलती हैं। ठीक है, कह रहा टुंड्रा प्रदेश में शीतकाल में तापमान कितना पहुंच जाता है, बताया तो आपको, शीतकाल में तापमान -55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, -55। ठीक है, और ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में, ये तो देखो शीतकाल, शीतकाल मतलब क्या हो गया, शीतकाल मतलब ठंडी का समय होगा। ग्रीष्मकाल मतलब क्या हो गया, गर्मी का समय। गर्मी के समय में आप कल्पना करो 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ ठंडी में टेम्परेचर रहता है वो यहाँ गर्मी में टेम्परेचर रहता है। गर्मी में पड़ती नहीं यहाँ पर, वो तो मौसम है 1 2 महीना का, खाली 8 8 10 10 महीने तक ठंडी ही रहता है। 10 10 महीने तक यहाँ ठंडी ही रहता है, 1 2 महीने की गर्मी होती है, दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बस सर केवल 1 ही 2 महीना गर्मी रहती है। हाँ, अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में साल में 10 महीने तक दोस्तों भूमि क्या रहती, बर्फ से ढकी रहती। 10 नहीं 12 महीने ढकी रहती। बस ये कहो कि 2 महीने के लिए दोस्तों थोड़ी गर्मी आ जाती है। ठीक है, थोड़ी गर्मी आ जाती, इस वजह से दोस्तों मामला थोड़ा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, मतलब 5 डिग्री तक चला गया, कहाँ -55 कहाँ 5। ठीक है, इस वजह से दोस्तों इसे हम विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको याद रखिए। कह रहा किस जलवायु प्रदेश के सभी निवासी खानाबदोश जीवन जीते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, कभी 5 डिग्री है, कभी 0 हुआ, कभी 10 हुआ, कभी 20, -10 -20 -30 -55, कौन रहेगा, रहने वाले जो होंगे वो भी भाग जाते होंगे। भाई जैसे जैसे ठंडी आता होगा लोग शिफ्ट हो जाते होंगे। तो आप बताइए कैसे खानाबदोश जीवन न जिए आदमी, बताइए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा गांव है जहां बाढ़ आ जाता है, तो भाई बरसात के समय में आदमी भागेगा ना सामान लेके, उसको पता है कि हर साल बाढ़ आता है, वो डूब जाएगा क्षेत्र, भागेगा नहीं, तो खानाबदोश रहेगा ना। तो कौन सा क्षेत्र है, वो यही दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र है, वो यही टुंड्रा प्रदेश है, जहां पर दोस्तों लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, खानाबदोश जीवन जीते हैं। मजबूर है भाई, आप समझो, क्यों ना मजबूरी हो। आप पढ़ रहे हैं कि शीत ऋतु में टेम्परेचर कितना चला जाता है, -55 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर कितना चला जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ कि क्यों ना आदमी भागे। भाई 5 रहेगा तो हम कह रहे हैं चलो अफोर्ड कर लेगा, -55 कैसे अफोर्ड करेगा। ठीक है, तो संकट है, इस वजह से ऐसा होता है। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी को क्या कहा जाता है। अब देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग, जो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा निवासी होते हैं उनको कहा जाता है एस्किमो।
क्या कहते हैं, एस्किमो। और एस्किमो लोग क्या करते हैं, ये दोस्तों बर्फ का घर बना के रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये बर्फ का घर बना के रहते हैं। इस तरह से दोस्तों इनका घर होता है बर्फ का, ठीक है, इस तरह से घर होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इसे इग्लू कहा जाता है, इग्लू, ठीक है, इग्लू। ये क्या होता है दोस्तों, ये लोग बर्फ का घर बना के रहते हैं, बर्फ का घर बना के रहते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल लिख रहा है कि एस्किमो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये जो एस्किमो होते हैं इनको दोस्तों एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है इनुइट्स। क्या कहा जाता है, इनुइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें इनुइट्स कहा जाता है। जो एस्किमो होते हैं इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें इनुइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेगा। अगला सवाल दे रहा है कि यूरोप के टुंड्रा निवासी को क्या कहा जाए। यही देखिए अब इंपॉर्टेंट हो गया, बच्चा यही हो जाता है कंफ्यूज, ठीक है। हमेशा याद रखिए अमेरिका के जो टुंड्रा निवासी होते हैं, अमेरिका के जो टुंड्रा निवासी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। लेकिन यूरोप के टुंड्रा निवासी को अलग कहते हैं, इनको कहते हैं लैप। लैप से याद रखें लैपटॉप, ठीक है। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, यूरोप के जो टुंड्रा निवासी होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें लैप कहा जाता है। ये स्पेशली कहाँ के टुंड्रा निवासियों को, यूरोप के टुंड्रा निवासियों को। इसी तरह सवाल पलट जाता है कभी कभी परीक्षा में। एक सवाल और भी आता है कि एशिया के जो टुंड्रा निवासी होते हैं, एशिया के टुंड्रा निवासी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, साइबेरिया वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। कहाँ रहेंगे, ये साइबेरिया वाले क्षेत्र में रहेंगे। अमेरिका के टुंड्रा निवासी कहाँ रहेंगे, कनाडा से अलास्का तक रहेंगे, कनाडा से अलास्का तक रहेंगे। कनाडा में नहीं रहते हैं, कनाडा वडा में नहीं पाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। और आप ऊपर जाएंगे बल्कि तो ग्रीनलैंड साइड वेड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ आप बल्कि यहाँ अलास्का कह सकते हैं कि अलास्का का कुछ हिस्सा, कनाडा भी ले लीजिए, कनाडा में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो उत्तरी कनाडा है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्लस दोस्तों जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड हालांकि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत नहीं आता है, ये डचों के अंतर्गत आता है, ठीक है, नीदरलैंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, वहां पर विशेष रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह यूरोप में कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरोप में नॉर्वे आपने पढ़ लिया था, उसके आसपास के क्षेत्रों में। एशिया में कहाँ पाए जाते हैं, ये साइबेरिया आपने पढ़ लिया, ठीक है। और यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ इसे कहते हैं समाइड। क्या कहते हैं दोस्तों, एशिया में इन्हें समाइड कहते हैं, यूरोप में इन्हें लैप कहते हैं, अमेरिका में इन्हें क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। मुझे पता है ना, आप केवल अमेरिका वाला जानते हैं, ईगलू और एस्किमो, यही जिंदगी खत्म हो गई। ये नहीं किसी ने बताया कि यूरोप में क्या कहते हैं, एशिया में क्या कहते हैं। देखिए स्टडी 91 पर आएंगे ना, तो यही सब तो सीखना आपको, पढ़ना है। जो कहीं नहीं पढ़ते हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सवाल दे रहा है कि टुंड्रा प्रदेश में कौन सी पवन अपने साथ हिमकणों को उड़ाती रहती है, जिससे इन क्षेत्रों में दृश्यता काफी कम हो जाती है। तो भैया यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं, यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। और इतना ज्यादा बर्फीली हवाएं होती है कि उसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते रहते हैं, इस वजह से दृश्यता नहीं रहती। अगर हम लोग जाके वहां पे वीडियो बनाए तो दोस्तों चीजें साफ नजर नहीं आएंगी बर्फीली हवाओं की वजह से, ठीक है। आपने कई सारी मूवी में भी देखा होगा, इसका चित्रण मिलता है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि टुंड्रा प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। अगर दोस्तों यही सवाल टैगा का देता, टैगा, तो टैगा में दोस्तों याद रखेगा 50 सेंटीमीटर से कम। लेकिन अगर सवाल किसका है दोस्तों, टुंड्रा का है, तो टुंड्रा में दोस्तों जो वर्षा होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम होती है। कितना दोस्तों, 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा टुंड्रा प्रदेशों में होती है। इसको याद रखेंगे, टैगा टुंड्रा दोनों याद रखेगा। करा किस जलवायु प्रदेश में जाड़े की ऋतु अत्यंत लंबी होती, पढ़ा तो आपने कि जाड़े की ऋतु कितने की होती है, 10 माह जाड़े की ऋतु होती है। तभी तो दोस्तों यहाँ शीत ऋतु लंबा होता है, शीत ऋतु क्या होता है, लंबा होता है। तभी ना दोस्तों टेम्परेचर कितना चला जाता है, -55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दिन दोस्तों बहुत छोटे होते हैं। तो हम किसकी बात करें, हम बात करें दोस्तों टुंड्रा प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं, टुंड्रा प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा पोलर भालू हो गया। पोलर भालू मतलब समझते हैं, पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू। पोलर मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय, ध्रुवीय भालू या फिर ये वालरस, ये सब दोस्तों अलग अलग पशुओं के नाम है। इसी तरह कस्तूरी बैल, आपने कस्तूरी मृग सुना होगा, बैल नहीं, कस्तूरी बैल, बारहसिंगा, ये दोस्तों किस जलवायु वाले में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये टुंड्रा जलवायु में पाए जाने वाले दोस्तों जीव हैं। या टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले क्या हैं, पशु हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पूछता परीक्षा में पोलर भालू, ध्रुवी भालू, अरे सिंपल सी बात है, ध्रुवी भालू ध्रुव पाए जाएंगे, ध्रुव पे टुंड्रा प्रदेश है, इसमें क्या सोचना ज्यादा भाई। 70 से 90 में है ना फैला हुआ, इतनी सी बात याद रखिए। तो इतने तो आपसे पूछा गया है, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए साथ में जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन दिक्कत है कि एक जगह रुके कैसे, मसालेदार तो मिल नहीं रहा है। गंभीर होकर पढ़िए,
बहुत मसाला मत ढूंढिए, मसाला ढूंढना है तो दिन भर ढूंढते रहिए। हम ज़्यादा तो पढ़ाते नहीं, मेरी क्लास मुझे लगता है दिन में 1-1.5 घंटे क्लास रहती है अधिकतम। भाई 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा आप हमें दे दीजिए, 2-4 घंटा आपको जिसकी मसालेदार क्लास देखनी देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, उनकी भी देखिए, अपनी क्लास भी देखिए। स्टडी 91 पर ज़रूर पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हकीकत में पता चलेगा कि आप सही में किस टॉपिक पर कितनी मजबूती आपको है, कितनी चीज़ें आप जानते हैं, ये आपको विश्वास हो पाएगा। ठीक है, सेशन यही समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।